अभिवादन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पीटर अटिया की आउटलिव। और इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये समझना नहीं है कि एक लंबी जिंदगी कैसे जिए, बल्कि ये कि एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी कैसे जिए। हम उसकी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। मतलब ये चर्चा सिर्फ जिंदगी के आखिरी में कुछ साल जोड़ने की नहीं है। नहीं, उन सालों में जिंदगी कैसे डाली जाए, ये किताब उस बारे में है। और इसका जो मूल विचार है ना, वो हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है। हमारे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया। हाँ, स्वास्थ्य और चिकित्सा को हम किस नजर से देखते हैं उसे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अटिया एक बहुत ही जबरदस्त तुलना से शुरुआत करते हैं। मेडिसिन 2.0 बनाम मेडिसिन 3.0। हाँ, और इसे समझाने के लिए वो एक कार दुर्घटना का उदाहरण देते हैं, जो एक बार सुनो तो दिमाग में छप जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, जो मेडिसिन 2.0 है, यानी आज की जो ज्यादातर चिकित्सा प्रणाली है, जो हम सब जानते हैं, हाँ, वो एक बहुत ही शानदार ट्रॉमा सर्जन जैसी है। मतलब एक भयानक कार दुर्घटना होती है, भगवान ना करे, तो वो सर्जन आपको बचाने में, आपकी टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मतलब मौत के मुंह से वापस लाने में माहिर है। पर ये तो हमेशा तब होता है जब समस्या हो चुकी होती है। एग्जैक्टली। आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। समस्या हो जाती है, फिर हम उसे ठीक करने भागते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमें ऐसे सर्जनों की जरूरत है। लेकिन यहाँ एटिया एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते कि हम सिर्फ दुर्घटना का इंतजार ही क्यों करें? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि दुर्घटना हो ही ना? और यहीं पर मेडिसिन 3.0 की सोच सामने आती है। अच्छा, मेडिसिन 3.0 उस ट्रॉमा सर्जन की तरह नहीं है। वो तो एक विश्व स्तरीय ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर और एक शानदार कार मैकेनिक का, कह सकते हैं, मिश्रण है। मतलब उसका लक्ष्य ही दुर्घटना को रोकना है। बिल्कुल। वो आपको एक बेहतर ड्राइवर बनाना सिखाती है, यानी आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, नींद, व्यायाम, इन सब को सुधारती है। और साथ ही कार का ध्यान भी रखती है। हाँ, आपकी कार यानी आपके शरीर का नियमित रख रखाव करती है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियां तो जेनेटिक्स पर भी बहुत निर्भर करती हैं। तो क्या सिर्फ बेहतर ड्राइविंग सिखाकर हम सच में इन भयानक दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, अटिया ये नहीं कह रहे कि हम हर बीमारी को 100% रोक सकते हैं। अच्छा, लेकिन उनका तर्क है कि जेनेटिक्स बंदूक लोड करते हैं, पर ट्रिगर तो हमारी जीवन शैली ही खींचती है। वाह। तो मेडिसिन 3.0 का लक्ष्य है कि वो ट्रिगर कभी दबे ही नहीं, या कम से कम उसकी संभावना को बहुत बहुत कम कर दिया जाए। और ये होता कैसे है? इसका तरीका है उन बायोमार्कर्स पर नजर रखना जो भविष्य में बीमारी का संकेत दे सकते हैं। सुनने में आता है। कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मेडिसिन 2.0 और 3.0 में यहाँ क्या फर्क है? जरूर। देखिए, मेडिसिन 2.0 आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखेगी और शायद तब तक इंतजार करेगी जब तक वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। हाँ, जब रिपोर्ट में लाल निशान आ जाए। बिल्कुल। लेकिन मेडिसिन 3.0 दशकों पहले से ही एपोबी जैसे ज्यादा सटीक मार्कर पर नजर रखेगी। एपोबी आपको बताता है कि असल में आपकी धमनियों में कितने कोलेस्ट्रॉल कण हैं जो प्लाक बना सकते हैं, जो हृदय रोग का असली कारण है। तो ये ज्यादा गहराई में जाना हुआ। हाँ, इसी तरह ये सिर्फ ब्लड शुगर नहीं देखती, बल्कि शरीर में छुपी हुई सूजन का पता लगाने के लिए HSCRP जैसे मार्कर को देखती है। ये भविष्य में झांकने जैसा है। अच्छा, तो ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये बहुत गहरी और व्यक्तिगत रोकथाम है। हाँ। अतिया इन बीमारियों को 4 घुड़सवार यानी 4 हॉर्समैन कहते हैं, है ना? हाँ, वो 4 पुरानी बीमारियां जो ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बनती हैं। हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव रोग जैसे अल्जाइमर और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां, जिनमें सबसे आम है टाइप 2 डायबिटीज। मेडिसिन 3.0 का पूरा ध्यान इन चारों को शुरू होने से पहले ही रोकने पर है। ठीक है, तो हमें प्रोएक्टिव होना है, रोकथाम पर ध्यान देना है, लेकिन ये सब बहुत अमूर्त लगता है। स्वस्थ रहो एक बहुत ही अस्पष्ट सा लक्ष्य है। हम आखिर किस चीज के लिए तैयारी करें? क्या एटिया हमें कोई ठोस मंजिल देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और यहीं पर यह किताब सिर्फ थ्योरी से निकलकर बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो जाती है। अच्छा। अटिया शतायु डेकाथलॉन यानी सेंटेनेरियन डेकाथलॉन की अवधारणा पेश करते हैं। डेकाथलॉन, वो 10 खेलों वाली प्रतियोगिता। हाँ, तो शतायु डेकाथलॉन का मतलब है वो 10 शारीरिक गतिविधियां जो आप अपने जीवन के आखिरी दशक में, मान लीजिए 90 या 100 साल की उम्र में, बिना किसी की मदद के करना चाहेंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
तो ये कोई मैराथन दौड़ने या वजन उठाने की प्रतियोगिता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही व्यक्तिगत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं। आपकी लिस्ट में हो सकता है अपने पोते या पोती को गोद में उठा पाना, जमीन पर पालथी मारकर बैठना और बिना किसी सहारे के वापस उठ जाना, या फिर जैसे उन्होंने लिखा है 30 पाउंड यानी करीब 14 किलो का सूटकेस उठाकर हवाई जहाज के ओवरहेड बिन में रख पाना। एग्जैक्टली। और पता है, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में बैठी और मैंने अपनी लिस्ट बनाई और मैं हैरान रह गई। क्या था आपकी लिस्ट में? मेरी लिस्ट में था 1 मील आराम से चल पाना, सीढ़ियों की 3-4 मंजिलें चढ़ना और अपनी किराने का सामान खुद उठाकर घर लाना। और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने आज से इस पर काम नहीं किया तो 90 की उम्र में ये सब करना लगभग नामुमकिन होगा। सही बात है। इसने मेरे व्यायाम को तुरंत एक नया मतलब दे दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भविष्य से पीछे की ओर काम करने जैसा है। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग योर ओल्ड एज कहते हैं। अगर मुझे 90 साल की उम्र में जमीन से उठने में सक्षम होना है तो मुझे आज से ही अपनी टांगों की ताकत, अपने कोर की स्थिरता और अपने संतुलन पर काम करना शुरू करना होगा। ये सिर्फ मुझे फिट रहना है कहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पास एक ठोस, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। ये तो हुए शारीरिक लक्ष्य, पर क्या अटिया सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही बात करते हैं? क्योंकि 90 की उम्र में सूटकेस उठा पाना बहुत अच्छा है, पर अगर कोई अकेला और दुखी है तो सूटकेस को उठाकर जाना कहाँ है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही वो बात है जो इस किताब को सिर्फ एक फिटनेस गाइड से कहीं ज्यादा बना देती है। अच्छा। हम इस पर बाद में और गहराई से बात करेंगे क्योंकि ये शायद किताब का सबसे जरूरी संदेश है। लेकिन पहले इस डेकाथॉन के लिए ट्रेनिंग कैसे की जाए उस पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने शतायु डेकाथलॉन की लिस्ट बना ली है। इसमें पोते को उठाना और बिना सहारे के उठना शामिल है। लेकिन ये सोचकर ही डर लग रहा है कि मैं 90 की उम्र में ये कैसे करूंगी जब मैं आज ही थकावा महसूस करती हूँ। अटिया हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेनिंग प्लान देते हैं? हाँ, और उनका दावा बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए व्यायाम किसी भी गोली या सप्लीमेंट से कई गुना ज्यादा असरदार है। किसी भी गोली से ज्यादा? कई गुना ज्यादा। और जब वो व्यायाम की बात करते हैं तो 2 स्तंभों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। एक तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और दूसरा शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो की बात करें तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है हांफना, पसीना बहाना, ट्रेडमिल पर दौड़ना जब तक कि आप गिर ना जाएं। लेकिन अटिया जोन 2 ट्रेनिंग पर बहुत जोर देते हैं जो इससे बिल्कुल अलग लगती है। और ये किताब के सबसे बड़े इंसाइट्स में से एक है। जोन 2 एक कह सकते हैं कम तीव्रता वाली स्थिर अवस्था वाली एरोबिक गतिविधि है। इसको नापते कैसे हैं? इसका सबसे आसान पैमाना टॉक टेस्ट है। आपको इतनी गति से व्यायाम करना चाहिए कि आप अभी भी पूरी बातचीत कर सकें, लेकिन आपका साथी ये बता सकें कि आप व्यायाम कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप आराम से गाना गा सकते हैं तो आप बहुत धीमे हैं, और अगर आप मुश्किल से 1-2 शब्द बोल पा रहे हैं तो आप जोन 2 से आगे निकल गए हैं। तो इसका मतलब जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, नो पेन नो गेन, वो शायद लंबी उम्र के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। या जब तक पसीने में नहा ना चाहो वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है, तो पूरी सोच ही उलट गई। बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे बड़ा कह सकते हैं आहा मोमेंट है। अटिया का तर्क है कि बहुत ज्यादा तीव्रता वाले वर्कआउट्स की अपनी जगह है, लेकिन हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की जो नींव है वो जोन 2 से बनती है। हाँ, वो जोन 2 जैसी कम तीव्रता वाली ट्रेनिंग से बनती है। इसका फायदा सेल्यूलर स्तर पर होता है। जोन 2 ट्रेनिंग सीधे सीधे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस। एग्जैक्टली, वे भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। और उम्र के साथ इनका क्या होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कम और कम कुशल होते जाते हैं। जोन 2 ट्रेनिंग ना सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाती है, बल्कि उन्हें ज्यादा लचीला और कुशल बनाती है। बेहतर माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है बेहतर चयापचय स्वास्थ्य, शरीर में कम सूजन और उन 4 घुड़सवारों का कम जोखिम। तो ये हमारे शरीर के इंजन को अंदर से पूरी तरह से ट्यून करने जैसा है। हाँ, बिना उस पर बहुत ज्यादा तनाव डाले। ये तो हुई इंजन की सहन शक्ति और दक्षता की बात। लेकिन दूसरा स्तंभ था शक्ति प्रशिक्षण। ये सिर्फ बड़े बाइसेप्स बनाने के लिए तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये शायद कार्डियो से भी ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी? हाँ, उम्र के साथ हम स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों और ताकत खो देते हैं। इस प्रक्रिया को सार्कोपीनिया कहते हैं। ये मैंने सुना है। 30 की उम्र के बाद हर दशक में हम 3 से 8% तक मांसपेशियां खो सकते हैं। और ये गिरावट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, ये बेहद खतरनाक है। खतरनाक कैसे? कमजोरी तो समझ में आती है, लेकिन ये जानलेवा कैसे हो सकती है?
इसे ऐसे सोचिए, मांसपेशियां हमारे शरीर का ग्लूकोज स्पंज हैं। ग्लूकोज स्पंज? हाँ, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ती है और मांसपेशियां उस अतिरिक्त शुगर को सोखने के लिए सबसे बड़ी जगह है। अच्छा। जब सार्कोपीनिया के कारण मांसपेशियां कम हो जाती हैं तो ये स्पंज छोटा हो जाता है। नतीजा, ब्लड शुगर ज्यादा देर तक बढ़ा रहता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। वाह, ये कनेक्शन तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो मांसपेशियां सिर्फ हमें मजबूत नहीं बनाती, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करती हैं। और भी कुछ? और भी बहुत कुछ। मजबूत मांसपेशियां हड्डियों के घनत्व को बनाए रखती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको कार्यात्मक बनाए रखती है। यह आपको गिरने से बचाती है। एक साधारण सी गिरावट एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जीवन बदलने वाली और अक्सर जीवन खत्म करने वाली घटना हो सकती है। शक्ति प्रशिक्षण आपको असली ताकत देता है, जमीन से उठने की, किराने का सामान उठाने की, और अपने शतायु डेकाथलॉन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की। तो संक्षिप्त में ज़ोन 2 हमारे इंजन को सालों साल चलने के लिए तैयार करता है, और शक्ति प्रशिक्षण ये सुनिश्चित करता है कि हमारा चैसी यानी हमारा शरीर इतना मजबूत और स्थिर रहे कि हम उस इंजन का इस्तेमाल कर सकें। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से बताया है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली एंटी एजिंग टूल बनाते हैं जिसे कोई भी गोली या दवा आज तक दोहरा नहीं पाई है। ये सब बहुत तार्किक और वैज्ञानिक लगता है, मतलब अपने शरीर को एक मशीन की तरह समझो और उसे बनाए रखो। लेकिन जैसा कि हमने पहले इशारा किया था, किताब का अंत एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक मोड़ लेता है। हाँ। अटिया बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है। हाँ, और ये वो हिस्सा है जो इस किताब को सच में महान बनाता है। अटिया अपनी कहानी साझा करते हैं कि कैसे एक समय था जब वो शारीरिक रूप से अपने जीवन के चरम पर थे। बेहतरीन बायोमार्कर्स, कम बॉडी फैट, जबरदस्त ताकत, लेकिन भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे और आत्महत्या के कगार पर थे। ये तो सुनने में ही इतना चौंकाने वाला है कि एक डॉक्टर जो लंबी उम्र का विशेषज्ञ है, हाँ, वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा था। वो सफलता, उपलब्धि और शारीरिक अनुकूलन के पीछे भागते रहे, लेकिन अंदर से बेहद दुखी और क्रोधित थे। वो एक पूर्णतावादी थे, खुद के प्रति बहुत कठोर थे और अपने परिवार और रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे थे। और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि इस सब का क्या मतलब है। हाँ, 100 साल की एक स्वस्थ जिंदगी का क्या मतलब है अगर आप हर दिन दुखी, क्रोधित या अकेले रहकर गुजारते हैं। उन्होंने इस पर जोर दिया कि भावनात्मक स्वास्थ्य लंबी उम्र की पहेली का कोई वैकल्पिक या नरम हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। और विज्ञान भी यही कहता है। विज्ञान भी यही बताता है। पुराना, लगातार बना रहने वाला तनाव, चिंता, अवसाद और टूटे हुए रिश्ते, इन सब का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं, सूजन पैदा करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। तो हम ApoB और ग्लूकोज को मापने के लिए इतने जुनूनी हैं, लेकिन हम अपने रिश्तों की गुणवत्ता या अपने जीवन के उद्देश्य को कितनी बार मापते हैं? यह वास्तव में स्वास्थ्य की परिभाषा को ही बदल देता है। ये सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। नहीं, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण की एक पूरी स्थिति है। आप दुनिया के सबसे स्वस्थ 90 वर्षीय व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला कोई नहीं है या सुबह बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं है, तो स्वास्थ्य का क्या मूल्य है? आंटिया का तर्क है कि भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही मेहनत और इरादे की आवश्यकता होती है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। ये अपने आप नहीं होता। नहीं, इसके लिए थेरेपी में जाना पड़ सकता है, ध्यान करना पड़ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, सार्थक मानवीय संबंधों को बनाने और निभाने के लिए समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है। उनकी व्यक्तिगत कहानी इसे सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, एक शक्तिशाली चेतावनी बनाती है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने मेडिसिन 2.0 के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से मेडिसिन 3.0 के सक्रिय दृष्टिकोण में बदलाव को समझा। हमने शतायु डेकाथलॉन की शक्तिशाली अवधारणा को देखा, जो हमें अपने भविष्य के लिए आज से ही ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित करती है। हमने ये भी जाना कि ज़ोन 2 और शक्ति प्रशिक्षण जैसा व्यायाम लंबी उम्र के लिए किसी भी गोली से ज्यादा असरदार क्यों है। और अंत में सबसे जरूरी बात, भावनात्मक स्वास्थ्य के बिना लंबी उम्र का कोई मतलब नहीं है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। शतायु डेकाथलॉन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम 90 साल की उम्र में शारीरिक रूप से क्या करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इस पर एक और परत जोड़ते हैं।
अगर शारीरिक स्वास्थ्य लंबी जिंदगी की गाड़ी है तो उसे चलाने वाला ईंधन क्या है? हाँ, वो भावनात्मक और संबंधपरक ईंधन क्या है जो इस सफर को सार्थक बनाएगा? इस पर सोचना शायद हमारी सबसे पहली ट्रेनिंग होनी चाहिए।